पॉलीसाइफोनिया, ये एक रेड एल्गा है, यानी रोडोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स के मिलने से बना है। पॉली का मतलब होता है मैनी और साइफोन का मतलब होता है ट्यूब्स। तो इसका मतलब इसके थैलस के अंदर मल्टीपल ट्यूब्स होती हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पॉलीसाइफोनिया। तो इस तरह से ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया ये वर्ड है, जो पॉलीसाइफोनिया वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स के मिलने से बना है। एक होता है पॉली और दूसरा होता है साइफोन्स। तो पॉली का मतलब है मैनी एंड साइफन का मतलब है ट्यूब्स। तो ये मल्टीपल ट्यूब्स के मिलने से बना हुआ थैलस होता है, और इस तरह का जो थैलस है वो कहलाता है हेटेरोट्राइकस। इसके बारे में अपने आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो F.E. फ्रिस्ट के द्वारा जो इसका क्लासिफिकेशन दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग ये एक ट्रू एल्गा है, और जितने भी ट्रू एल्गी हैं उन्हें एक डिवीजन में रखा जाता है, और उस डिवीजन का नाम है यूफाइकोफाइटा। तो इस तरह से ये यूफाइकोफाइटा का मेंबर है। इसकी क्लास की बात करें तो ये रोडोफाइसी का मेंबर है, तो क्लास इसकी हो जाएगी रोडोफाइसी। और रोडोफाइसी के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें हम जानते हैं रेड एल्गी के नाम से। तो इस तरह से जो पॉलीसाइफोनिया है वो क्या है, एक रेड एल्गा है। उसके बाद सब क्लास की बात करें तो जो क्लास रोडोफाइसी है इसको दो सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक होती है फ्लोरिडी और एक होती है बेंगियोइडी। यहां पर जो सब क्लास है वो रहती है फ्लोरिडी। तो फ्लोरिडी सब क्लास से ये बिलोंग करता है। ऑर्डर की बात करें तो पॉलीसाइफोनिया का जो ऑर्डर है वो है सिरेमियल्स। और अगर फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली है रोडोमिलेसी। तो रोडोमिलेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है, रोडोमिलेसी। और जो जीनस है वो जाएगा पॉलीसाइफोनिया। अब ये जो पॉलीसाइफोनिया है इसके लाइफ साइकिल में 3 जनरेशंस होती हैं, और तीनों में से जो एक जनरेशन है वो हैप्लॉइड होती है और बाकी की जो 2 जनरेशन है वो डिप्लॉइड होती हैं। तो इस तरह से जो लाइफ साइकिल है उसमें 3 जनरेशंस होती हैं। इनमें से जो हैप्लॉइड जनरेशन है वो डोमिनेंट होती है, इसीलिए जो लाइफ साइकिल है वो कहलाता है ट्रिप्लोबैम्टिक, क्योंकि 3 जनरेशंस है इसके लाइफ साइकिल में, और मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, इसलिए इसका जो लाइफ साइकिल है वो कहलाता है हैप्लो डिप्लो डिप्लॉन्टिक। तो एक जनरेशन हैप्लॉइड है और 2 जनरेशंस कैसी हैं, डिप्लॉइड है। तो 3 जनरेशंस हमें देखने को मिलती हैं पॉलीसाइफोनिया के लाइफ साइकिल में। अब तीनों जनरेशंस में से एक जनरेशन ऐसी है जो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, और 2 जनरेशंस ऐसी हैं जो कैसी होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। अब जो हैप्लॉइड जनरेशन है ये डोमिनेंट जनरेशन होती है। डोमिनेंट का मतलब ये है कि ये क्या है, मेन प्लांट बॉडी है। तो इस तरह से अगर अपने लाइफ साइकिल की बात करें कि जो पॉलीसाइफोनिया है उसमें किस टाइप का लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलता है, तो लाइफ साइकिल के अगर टाइप की बात करें तो पॉलीसाइफोनिया में ट्रिप्लोबैम्टिक टाइप का लाइफ साइकिल होता है। ट्रिप्लो का मतलब होता है 3, बैम्टिक का मतलब होता है जनरेशंस या लाइफ्स।
तो ट्रिप्लोबैंटिक 3 जनरेशन होने की वजह से ही है। एंड अब यहां पे देखो जो मेन प्लांट बॉडी है वो कौन सी है, हैप्लॉइड है। तो इस तरह से जो लाइफ साइकिल है क्या कहलाएगा, पहले आएगा हैप्लो, उसके बाद फिर देखो डिप्लॉइड जनरेशन आती है, फिर आएगा डिप्लो, और फिर से डिप्लॉइड जनरेशन आती है तो डिप्लॉन्टिक। तो इस तरह से पॉलीसेफोनिया का जो लाइफ साइकिल है वो ट्रिप्लोबैंटिक एंड हैप्लो डिप्लो डिप्लॉन्टिक टाइप का जो लाइफ साइकिल है वो हमें देखने को मिलता है पॉलीसेफोनिया में। तो n, उसके बाद फिर है 2n, उसके बाद फिर से है 2n। तो इस तरह से 3 जनरेशंस जो हैं वो पॉलीसेफोनिया के लाइफ साइकिल में हमें देखने को मिलती हैं। अब अगर अपने पॉलीसेफोनिया के हैबिटेट की बात करें तो जो पॉलीसेफोनिया है ये हमें मैराइन वाटर के अंदर देखने को मिलता है। पॉलीसेफोनिया एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है, इसका मतलब पॉलीसेफोनिया की कोई भी ऐसी स्पीसीज आपको देखने को नहीं मिलेगी जो फ्रेश वाटर के अंदर हो। तो ये कहां होता है, ओशियंस के अंदर होता है। तो हैबिटेट इसका कैसा हो जाएगा, एक्सक्लूसिवली मैराइन टाइप का हैबिटेट इसमें होता है। तो एक्सक्लूसिवली मैराइन, ओशियंस के अंदर, मैराइन वाटर के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। अब इसकी इंपॉर्टेंट स्पीसीज की बात करते हैं। तो स्पीसीज की बात करें तो वैसे तो बहुत सारी स्पीसीज इसके अंदर आती हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज हैं इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी है। तो कौन कौन सी स्पीसीज हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। तो सबसे पहली इसकी स्पीसीज आती है पॉलीसेफोनिया प्लेटिकार्पा। तो ये जो स्पीसीज है प्लेटिकार्पा, ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज है जो कि हमें देखने को मिलती है ओशियंस के अंदर। तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप की स्पीसीज है। और दूसरी स्पीसीज जो आपको ध्यान में रखनी है इसमें वो है पॉलीसेफोनिया इलोंगेटा। तो ये दूसरी स्पीसीज है पॉलीसेफोनिया की। इसके अलावा कुछ अदर स्पीसीज की अगर अपने बात करें तो थर्ड स्पीसीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है पॉलीसेफोनिया वेरीगेटा। तो ये जो स्पीसीज है वो मैनग्रोव प्लांट्स पर एपीफाइट की फॉर्म में देखने को मिलती है। अब मैनग्रोव प्लांट्स क्या होते हैं, तो मैनग्रोव प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मार्शी एरियाज के अंदर पाए जाते हैं। तो वहां पे मार्श या जो दलदल होती है वहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। तो वहां पर एक स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं मेथेनोजेंस। वो मेथेनोजेंस क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मेथेन गैस को प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो ऐसे एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनको मैनग्रोव प्लांट्स बोलते हैं। और उसका एक बेस्ट एग्जांपल आता है राइजोफोरा। तो राइजोफोरा में क्या होता है, एरियल रूट्स पाई जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि जो उसकी रूट्स होती हैं वो एरियल ब्रांचेस की फॉर्म में दलदल के ऊपर या मार्श के ऊपर निकल आती हैं और उनको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। तो न्यूमेटोफोर्स की हेल्प से जो राइजोफोरा की रूट्स हैं वो एटमॉस्फेयर से जो गैसेस एक्सचेंज है वो करती हैं, यानी कि ऑक्सीजन को ऑब्टेन करती हैं। तो ऐसे प्लांट्स मैनग्रोव प्लांट्स कहलाते हैं। तो उन मैनग्रोव प्लांट्स के ऊपर एपीफाइट की फॉर्म में जो पॉलीसेफोनिया की ये स्पीसीज है वेरीगेटा ये पाई जाती है। एपीफाइट कौन सा होता है, ऐसा प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, एपीफाइट कहलाता है। तो इस तरह से जो वेरीगेटा स्पीसीज है पॉलीसेफोनिया की, ये क्या होती है, एपीफाइट होती है मैनग्रोव प्लांट के ऊपर। उसी तरह से एक स्पीसीज की और आती है जिसको अपने नाम देते हैं पॉलीसेफोनिया अर्सियोलेटा। ये जो स्पीसीज है ये भी एपीफाइट होती है। ये किसके ऊपर एपीफाइट होती है, एक ब्राउन एल्गा होता है लैमिनेरिया। तो लैमिनेरिया ब्राउन एल्गा पर एपीफाइट की फॉर्म में जो अर्सियोलेटा स्पीसीज है ये हमें देखने को मिलती है।
तो ये भी क्या है, एक एपीफाइट है। और जो लेमिनेरिया है इसको अपने क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गा। तो ये फियोफाइसी का मेंबर है, ब्राउन एल्गा है। उसी तरह से एक स्पीसीज इसकी और होती है, पॉलीसेफोनिया फेस्टिजिएटा। तो ये जो स्पीसीज है वो सेमी पैरासाइट की फॉर्म में पाई जाती है या सेमी पैरासिटिक होती है। किसके ऊपर, एक ब्राउन एल्गा होता है एस्कोफाइलम। तो एस्कोफाइलम नाम के ब्राउन एल्गा पर ये जो स्पीसीज है पॉलीसाइफोनिया की, वो सेमी पैरासाइट की फॉर्म में पाई जाती है। तो इस तरह से ये क्या है, एक सेमी पैरासाइट है। और एस्कोफाइलम क्या होता है, एक ब्राउन एल्गा है ये। तो ये क्या है, एक ब्राउन एल्गा यानी फियोफाइसी का मेंबर है ये भी। अब अपने बात करते हैं थैलस स्ट्रक्चर की। जो पॉलीसाइफोनिया है उसका जो थैलस है वो फिलामेंटस होता है। और फिलामेंटस थैलस कई टाइप के होते हैं आगे, उसमें से एक टाइप आता है हेटेरोट्राइकस। अब यहाँ पे जो थैलस है वो किसका बना होता है, फिलामेंट्स का बना होता है। तो थैलस कैसा हो जाएगा, फिलामेंटस। और फिलामेंटस में भी फिर कैसा होता है आगे, एक टाइप आता है हेटेरोट्राइकस। तो हेटेरोट्राइकस का क्या मतलब है, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, हेटेरो एंड ट्राइकस। यहाँ पे हेटेरो का मतलब क्या है, डिफरेंट, और ट्राइकस का मतलब होता है फिलामेंट्स या थ्रेड्स। तो यहां पे जो फिलामेंट्स हैं वो एक डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पे क्या होता है, दो तरह के साइफन्स होते हैं। एक साइफन होता है सेंटर के अंदर, जिसमें सेल्स एक दूसरे के साथ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। और फिर उसके चारों ओर कई सारे पेरीसेंट्रल साइफन होते हैं, जिसमें सेल्स जो है वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा। तो दो तरह के साइफन्स यहां पर देखने को मिलते हैं। तो अगर अपने इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहें, जो पॉलीसाइफोनिया है इसके थैलस की, तो इसमें बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, एक सेंट्रल साइफन होता है। तो जैसे मान लीजिए ये सेंट्रल साइफन की सेल्स हैं। सेंट्रल साइफन की जो सेल्स हैं वो काफी कंपैरेटिवली लार्ज साइज की होती हैं। और ये जो सेल्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा। तो इस तरह से ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है जो कि सेंट्रल साइफन की एक सेल को दूसरी सेल के साथ अटैच कर रहा है। अब इसके चारों ओर फिर क्या होते हैं, पेरीसेंट्रल साइफन्स होते हैं, जिनमें सेल्स कंपैरेटिवली स्मॉल साइज की होती हैं। इस तरह से जो सेल्स का साइज है वो कंपैरेटिवली स्मॉल रहेगा। और इसमें भी जो सेल्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा। तो इस तरह से ये पेरीसेंट्रल साइफन है, इसमें भी सेल्स आपस में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं इस तरह से। तो एक तो पेरीसेंट्रल साइफन इस तरफ है, एक अपने इस तरफ शो करेंगे। एक्चुअल में सेंट्रल साइफन के चारों ओर होते हैं ये जो पेरीसेंट्रल साइफन है, लेकिन हम लोग जो बोर्ड है इस पर सिर्फ 2D में ही बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें सिर्फ दोनों तरफ ही इसको शो करना है। तो ये भी क्या है, पेरीसेंट्रल साइफन है, जिसमें जो सेल्स हैं वो सेंट्रल साइफन के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली स्मॉल होती हैं। और ये सेल्स भी आपस में जुड़ी हुई रहती हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा। तो ये है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स जो सेल्स को आपस में अटैच कर रही हैं। अब इसमें देखो, यह है सेंट्रल साइफन और यह है पेरीसेंट्रल साइफन। अब होता क्या है, जो
पेरीसेंट्रल साइफन है उसकी भी सेल्स बीच बीच में सेंट्रल साइफन की सेल्स के साथ जुड़ी हुई रहती हैं या अटैच रहती हैं, किसके द्वारा? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा। तो इस तरह से ये एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड इस तरह से देख सकते हो आप। तो इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जो है यहां पे बनती है। तो सेंट्रल साइफन कभी भी पेरीसेंट्रल साइफन से सेपरेट नहीं होता है इस स्ट्रक्चर की वजह से या इस कनेक्शन की वजह से। तो लेबलिंग कर लेते हैं। यह है सेंट्रल साइफन जो कि बिल्कुल सेंटर में है, और ये वाले जो साइफन है इसको अपने बोलते हैं पेरीसेंट्रल साइफन। तो ये है पेरी सेंट्रल साइफन, और ये जो कनेक्शंस हैं इनको अपने बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। तो ये जो स्ट्रक्चर अपने बनाई है ये हैप्लॉइड जनरेशन की बनाई है या हैप्लॉइड थैलस की बनाई है, जिसको अपने नाम देते हैं गैमेटोथैलस। तो ये एक तरह का क्या है? गैमेटोथैलस है। और नेचर इसका कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। अगर अपने इसका ट्रांसफर सेक्शन काट दें तो हमें इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देती है। बिल्कुल सेंटर में आपको एक लार्ज साइज का साइफन दिखाई देगा जिसको अपने बोलते हैं सेंट्रल साइफन। तो ये सेंट्रल साइफन है, और पेरिफेरी पे स्मॉल साइज के साइफन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेरीसेंट्रल साइफन्स। तो ये पेरीसेंट्रल साइफन्स हैं जो कि सेंट्रल साइफन के कंपैरिजन में स्मॉल साइज के होते हैं। अब देखो, जो पेरीसेंट्रल साइफन्स हैं ये वाले, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा, और हर एक पेरीसेंट्रल साइफन जो है वो जुड़ा रहता है सेंट्रल साइफन के साथ इस तरह से। तो ट्रांसफर सेक्शन में इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देती है। लेबलिंग कर लेते हैं। बिल्कुल सेंटर में जो आपको दिख रहा है ये क्या है? सेंट्रल साइफन है, और पेरिफेरी पे जो आपको साइफन्स दिख रहे हैं उनको अपने नाम देते हैं पेरीसेंट्रल साइफन्स। तो ये है पेरीसेंट्रल साइफन, और ये जो साइफन्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा। तो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है। जो इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है ये वाली। तो ये है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गैमेटोथैलस। तो गैमेटोथैलस का जब अपने ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। पॉलीसाइफोनिया की सेल स्ट्रक्चर की अगर अपने बात करें तो पॉलीसाइफोनिया की जो सेल है वो कैसी होती है? यूकेरियोटिक होती है। तो इसमें आउटर मोस्ट जो लेयर है वो सेल वॉल कहलाती है, और सेल वॉल जो है पॉलीसाइफोनिया में वो बनी होती है सेलुलोज एंड पैक्टिन की। तो ये आउटर मोस्ट लेयर है जो कि कहलाती है सेल वॉल, और इसके अंदर की तरफ जो लेयर है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि सेल वॉल के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। अब ये यूकेरियोटिक सेल है तो इसमें बिल्कुल सेंटर में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है इस तरह से। ये इसका हो जाएगा न्यूक्लियस। लेबलिंग करें तो सबसे बाहर की जो वॉल है वो क्या कहलाती है? सेल वॉल कहलाती है। तो ये सेल वॉल है, और इसके अंदर की तरफ
की जो लेयर है वो कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बिल्कुल सेंटर में जो दिख रहा है आपको वो है इसका न्यूक्लियस, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, एक रिंग की फॉर्म में क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्रोमेटोफोर्स है। और क्रोमेटोफोर्स में बिल्कुल सेंटर के अंदर आपको इस तरह से एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको अपने बोलते हैं पायरिनोइड। तो यहां पे पायरिनोइड तो प्रेजेंट है, लेकिन ये पायरिनोइड कैसे होते हैं, नेक्ड होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपने बोलते हैं क्रोमेटोफोर। और क्रोमेटोफोर में बिल्कुल सेंटर में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है उसको अपने बोलते हैं पायरिनोइड। तो ये पायरिनोइड है। और यहां पर पायरिनोइड कैसे होते हैं, नेक्ड होते हैं। अब नेक्ड पायरिनोइड होने का क्या मतलब है, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर करवाई थी पायरिनोइड की, तो उसमें सेंटर में क्या होता है, पायरिनोक्रिस्टल होता है और उसके चारों ओर क्या होता है, स्टार्च प्लेट्स होती हैं। ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है पायरिनोइड की। लेकिन अगर सिर्फ पायरिनोक्रिस्टल हो और उसके चारों ओर जो प्लेट्स हैं स्टार्च की वो एब्सेंट हो, तो ऐसा जो पायरिनोइड है वो नेक्ड कहलाता है। तो यहाँ पे पायरिनोक्रिस्टल तो है लेकिन स्टार्च प्लेट्स एब्सेंट होती हैं, इस वजह से यहाँ पे पायरिनोइड कैसा होता है, नेक्ड होता है। इसके अलावा इसमें ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं जिनको रिजर्व फूड ग्रेन्स के नाम से जाना जाता है। तो ये रिजर्व फूड ग्रेन्स है। और पॉलीसाइफोनिया में जो रिजर्व फूड है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। तो फ्लोरिडियन स्टार्च के जो ग्रेन्स है रिजर्व फूड की फॉर्म में वो हमें साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बाकी का जो पार्ट है इसका वो सारे का सारा क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। और साइटोप्लाज्म में जो अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो बाकी का पार्ट क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। तो इस तरह की सेल स्ट्रक्चर होती है पॉलीसाइफोनिया के अंदर। अब अपने बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो पॉलीसाइफोनिया में हमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है। तो पॉलीसाइफोनिया में ना तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और ना ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आपको देखने को मिलेगा पॉलीसाइफोनिया के अंदर। तो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पॉलीसाइफोनिया में मैंने आपको बताया था कि 3 जनरेशंस होती हैं। एक हैप्लॉइड जनरेशन होती है जिसको गैमेटोथैलस बोलते हैं, और 2 जो हैं वो डिप्लॉइड जनरेशंस होती हैं, उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो यहां पर अगर अपने लाइफ साइकिल की बात करें तो किस तरह से रिपीट होता है वो हम लोग देखेंगे। तो यहां पर एक जनरेशन होती है गैमेटोथैलस जो कि हैप्लॉइड जनरेशन है, और गैमेटोथैलस कैसी है, हैप्लॉइड जनरेशन है। अब ये जो जनरेशन है वो जब रिप्रोडक्शन करती है तो एक न्यू जनरेशन को डेवलप करती है और उस जनरेशन का नाम है सिस्टोकार्प। तो सेकंड जनरेशन यहां पे जो बनती है उसको बोलते हैं सिस्टोकार्प। और सिस्टोकार्प कैसी है, डिप्लॉइड जनरेशन है। तो इस तरह से जब गैमेटोथैलस रिप्रोडक्शन करेगा तो एक जनरेशन बनाएगा जिसको अपने नाम देते हैं सिस्टोकार्प। जो सिस्टोकार्प है ये भी रिप्रोडक्शन करती है आगे फिर, और इसके रिप्रोडक्शन से एक नई जनरेशन बनती है जिसको अपने नाम देते हैं टेट्रास्पोरोफाइट। और टेट्रास्पोरोफाइट जो जनरेशन है ये भी कैसी है,
डिप्लॉयड जनरेशन। तो इस तरह से 3 जनरेशंस जो हैं वो बनती हैं। सिस्टोकार्प की रिप्रोडक्शन से जो जनरेशन बनी उसको नाम दिया गया टेट्रास्पोरोफाइट। और जब टेट्रास्पोरोफाइट रिप्रोडक्शन करता है तो एक जनरेशन बनाता है जिसको नाम देते हैं गैमेटोथैलस। तो इस तरह से जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है पॉलीसाइफोनिया के अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेटोथैलस से स्टार्ट होता है। तो पॉलीसाइफोनिया में किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पॉलीसाइफोनिया में oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। oogamous जो रिप्रोडक्शन है ये क्या होता है, जब मेल गैमेट्स मोटाइल हों और फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल हों और उनके बीच में फ्यूजन हो रहा हो या फर्टिलाइजेशन हो रहा हो, तो ऐसा जो रिप्रोडक्शन है वो क्या कहलाता है, oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो यहां पर जो मेल गैमेट्स हैं वो कैसे होंगे, मोटाइल होंगे, यानी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स होंगी। तो मेल गैमेट्स यहां पे मोटाइल हैं, मूवमेंट करेंगे एक्वस मीडियम के अंदर। और जो फीमेल गैमेट्स हैं ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, यानी वो मूवमेंट नहीं कर सकते, उनकी शेप भी अलग होती है। तो ये नॉन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो ये मूवमेंट नहीं कर सकते, नॉन मोटाइल हैं। तो इनके बीच में अगर फ्यूजन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का कहलाता है। पॉलीसाइफोनिया में गैमेटेंजिया की बात करें तो मेनली 2 टाइप की गैमेटेंजिया हमें पॉलीसाइफोनिया में देखने को मिलती हैं। एक होती है मेल गैमेटेंजियम और दूसरी फीमेल गैमेटेंजियम। जो मेल गैमेटेंजियम है उसको हमेशा एंथ्रीडियम के नाम से जाना जाता है, और जो फीमेल गैमेटेंजियम है उसको oogoनियम के नाम से जाना जाता है। जो मेल गैमेटेंजियम है उसमें जैसे ये मेल है एंथ्रीडियम और जो oogoनियम है ये फीमेल गैमेटेंजियम है। जो मेल गैमेटेंजियम एंथ्रीडियम होती है इसमें जो मेल गैमेट बनता है वो नॉन मोटाइल होता है, और नॉन मोटाइल मेल गैमेट को बोला जाता है स्पर्मेशियम, और इसीलिए एंथ्रीडियम को बोला जाता है स्पर्मेटेंजियम। तो यहां पर इसको स्पर्मेटेंजियम बोला जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये एक नॉन मोटाइल मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगी, और ये नॉन मोटाइल मेल गैमेट कहलाता है स्पर्मेशियम। तो इसको स्पर्मेशियम के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसको स्पर्मेटेंजियम के नाम से भी जानते हैं। दूसरी तरफ oogoनियम की बात करें तो oogoनियम जो है वो कार्पेल शेप्ड दिखाई देती है। जैसे कार्पेल की शेप होती है बिल्कुल वैसे ही शेप यहाँ पे oogoनियम की होती है, इसीलिए इसको स्पेसिफिकली बोला जाता है कार्पोगोनियम। तो oogoनियम को कार्पोगोनियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कार्पेल शेप्ड होती है। तो हायर प्लांट्स के अंदर जो कार्पेल होती है उसकी तरह oogoनियम दिखाई देती है, इसलिए इसको कार्पोगोनियम नाम दिया जाता है। तो ये कार्पेल शेप्ड होती है। अब अगर अपने बात करें पॉलीसाइफोनिया की तो इसमें हेटेरोथैलिक कंडीशन हमें देखने को मिलती है। हेटेरोथैलिक का क्या मतलब है, जो मेल गैमेटेंजियम है यानी कि जो स्पर्मेटेंजियम या एंथ्रीडियम है ये मेल प्लांट पर होगी, और जो फीमेल गैमेटेंजियम है यानी कि oogoनियम है ये फीमेल फिलामेंट पर होगी। तो इस तरह से हेटेरोथैलिक का मतलब यहाँ पे 2 टाइप के फिलामेंट्स होते हैं, एक होता है मेल फिलामेंट और एक होता है फीमेल फिलामेंट। तो मेल फिलामेंट यहाँ पे अलग होता है और फीमेल फिलामेंट अलग होता है। तो इस टाइप की कंडीशन हेटेरोथैलिक कहलाती है, जो कि पॉलीसाइफोनिया में मोस्ट कॉमन होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेल फिलामेंट की। तो अगर मेल फिलामेंट की बात करें तो इस पर
मेल गैमेटेंजिया यानी एंथ्रीडिया डेवलप होंगी। तो इसमें क्या होता है, जो पेरीसेंट्रल साइफन होता है उसकी कुछ सेल्स जो हैं वो दो एंथ्रीडियल इनिशियल्स डेवलप करती हैं। हर एक जो सेल होती है, पेरीसेंट्रल सेल होती है, उससे दो एंथ्रीडियल इनिशियल्स डेवलप होती हैं। इन दोनों में से जो एक एंथ्रीडियल इनिशियल है वो तो क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है, और दूसरी एंथ्रीडियल इनिशियल से एंथ्रीडियम डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सेंट्रल साइफन है जिसमें जो सेल्स हैं वो कंपैरेटिवली कैसी होती हैं, लार्ज साइज की होती हैं, और ये सेल्स जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं किसके द्वारा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा। तो इस तरह से ये सेल्स क्या हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। और इसके बिल्कुल साइड में क्या होता है, पेरीसेंट्रल साइफन होता है इस तरह से, जिसमें सेल्स कंपैरेटिवली क्या होती हैं, स्मॉल साइज की होती हैं। और ये जो सेल्स हैं वो भी क्या होती हैं, आपस में जुड़ी हुई रहती हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा इस तरह से। और ये पेरीसेंट्रल साइफन सेंट्रल साइफन के साथ इस तरह से अटैच रहता है। अब होता क्या है, ये जो सेल्स हैं हर एक सेल से दो एंथ्रीडियल इनिशियल्स डेवलप होंगी, इससे भी दो एंथ्रीडियल इनिशियल्स डेवलप होंगी। तो इनको अपने नाम देते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल्स। तो हर एक पेरीसेंट्रल सेल से दो एंथ्रीडियल इनिशियल्स डेवलप हो रही हैं। और ये है सेंट्रल साइफन, तो उसको अपने CS से लिख सकते हैं। और ये वाला जो साइफन है ये कहलाता है पेरीसेंट्रल साइफन, और इसको अपने PCS से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब इससे आगे क्या डेवलप होना है, एंथ्रीडिया डेवलप होनी है। अब इसमें से एक एंथ्रीडियल इनिशियल जो है वो तो डिजेनरेट हो जाती है, जबकि दूसरी से एक एंथ्रीडियम डेवलप हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए ये पेरीसेंट्रल साइफन है और इसकी सेल्स जो है वो कंपैरेटिवली कैसी होती हैं, लार्ज साइज की होती हैं। और जो सेल्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा। और ये पेरिफेरी पे जो सेल्स हैं ये किसकी हैं, पेरीसेंट्रल साइफन की सेल्स हैं। और ये सेल्स भी आपस में जुड़ी हुई हैं किसके द्वारा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा। अब देखो यहां पे दो एंथ्रीडियल इनिशियल हैं हर एक पेरीसेंट्रल सेल से। तो एक जो एंथ्रीडियल इनिशियल है वो तो क्या हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है, और जो बची हुई है वो किसमें डेवलप हो जाती है, एक एंथ्रीडियम के अंदर डेवलप हो जाती है इस तरह से। तो ये एंथ्रीडियम है और इसके अंदर एक सिंगल नॉन मोटाइल मेल गैमेट देखने को मिलता है, जिसको अपने क्या नाम देते हैं, स्पर्मेशियम। तो इस तरह से ये स्पर्मेशियम है हर एक एंथ्रीडियम के अंदर। तो ये है एंथ्रीडियम। और इसके अंदर जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट है उसको अपने बोलते हैं स्पर्मेशियम। तो ये जो फिलामेंट है ये मेल फिलामेंट कहलाता है। तो ये है मेल फिलामेंट या मेल थैलस भी बोल सकते हैं इसको। तो मेल फिलामेंट। अब अपने बात करते हैं फीमेल फिलामेंट की। तो फीमेल फिलामेंट पर oogoनियम डेवलप होती है, जिसको अपने कार्पोगोनियम नाम देते हैं। तो फीमेल फिलामेंट के अंदर जो पेरीसेंट्रल साइफन की सेल्स होती हैं वहां से oogoनियम डेवलप होगी। तो सबसे पहले अपने सेंट्रल साइफन बना लेते हैं।
तो सेंट्रल साइफन की जो सेल्स हैं वो कंपैरेटिवली लार्ज साइज की होती हैं। तो जैसे मान लीजिए ये सेंट्रल साइफन की सेल्स हैं और ये आपस में जुड़ी हुई रहती हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा, इस तरह से। और इसके पेरिफेरी पे पेरीसेंट्रल साइफन्स होते हैं दोनों तरफ। हम लोग सिर्फ एक ही तरफ पेरीसेंट्रल जो साइफन्स हैं वो बनाएंगे। और इस पेरीसेंट्रल साइफन की सेल से दो तरह की ब्रांचेस डेवलप होंगी। पेरीसेंट्रल साइफन की सेल्स आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, अटैच्ड रहती हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा। और ये पेरीसेंट्रल साइफन सेंट्रल साइफन के साथ इस तरह से अटैच्ड होता है, जो इसको और ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इस तरह से। तो लेबलिंग कर लेते हैं। ये है सेंट्रल साइफन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CS से लिख सकते हैं। और ये है पेरीसेंट्रल साइफन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PCS से लिख सकते हैं। अब ये जो पेरीसेंट्रल साइफन है, इसकी सेल से दो तरह की ब्रांचेस डेवलप होती हैं। तो सबसे पहले एक ब्रांच डेवलप होगी जिसको अपने बोलेंगे फर्टाइल ब्रांच, और दूसरी जो ब्रांच है उसको बोला जाता है स्टेराइल ब्रांच। तो इस तरह से ये एक फर्टाइल ब्रांच है। अब इसको फर्टाइल ब्रांच क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके एपेक्स पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो कौन सी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसके एपेक्स पर होती है? उसको हम बोलते हैं ऊगोनियम या कार्पोगोनियम। तो ये ऊगोनियम या कार्पोगोनियम है, जिसके अंदर एक सिंगल इसका फीमेल न्यूक्लियस होता है। तो ये है कार्पोगोनियम। और इसके अंदर एक सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है जो फीमेल न्यूक्लियस कहलाता है। तो इस ब्रांच को अपने बोलते हैं फर्टाइल ब्रांच। और एक ब्रांच इससे और डेवलप होती है जो कि स्टेराइल ब्रांच कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये वाली सेल है, यहां से एक ब्रांच और डेवलप होगी, और इस ब्रांच को बोला जाता है स्टेराइल ब्रांच, क्योंकि इस पर कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसलिए इसको स्टेराइल ब्रांच बोला जाता है। या फिर इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है ट्राइकोब्लास्ट। तो इसको स्टेराइल ब्रांच या ट्राइकोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। और सेल्स जो है वो इस तरह से जुड़ी हुई रहती हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा। तो इसको हम बोलते हैं स्टेराइल ब्रांच, या इसको बोला जाता है ट्राइकोब्लास्ट। तो इस पर कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होती, इसलिए इसको स्टेराइल ब्रांच कहा जाता है। ये जो फर्टाइल ब्रांच है, क्योंकि इसके एपेक्स पर कार्पोगोनियम डेवलप हो रही है, इसीलिए इसको कार्पोगोनियल ब्रांच के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका दूसरा नाम है कार्पोगोनियल ब्रांच। तो इस तरह से कार्पोगोनियम या ऊगोनियम का डेवलपमेंट होता है पॉलीसाइफोनिया के अंदर। तो ये है फीमेल फिलामेंट, इसको अपने नाम देते हैं फीमेल फिलामेंट। अब अपने अगर कार्पोगोनियम की स्ट्रक्चर देखें तो कार्पोगोनियम जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। नीचे का जो पार्ट है वो स्वोलन होता है, और ऊपर की तरफ इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम नाम देते हैं ट्राइकोगाइन।
और नीचे जो स्वोलन पार्ट होता है इसके अंदर एक फीमेल न्यूक्लियस जो है वो हमें देखने को मिलता है, इसको बोलेंगे फीमेल न्यूक्लियस। तो इस तरह से कार्पोगोनियम के अंदर इसके स्वोलन पार्ट में फीमेल गैमेट होता है जिसको अपने नाम देते हैं एग, जो एक हैप्लॉइड गैमेट है, फीमेल गैमेट है। तो फीमेल न्यूक्लियस कैसा होता है, यहाँ पे हैप्लॉइड नेचर का होता है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर है किसके, कार्पेल की। जो हायर प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं हम लोग। एंजियोस्पर्म में फ्लावर के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है कार्पेल, जो कि इसके फीमेल पार्ट को शो करती है। तो कार्पेल की जो स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। यहाँ पे जो ट्राइकोगाइन है वो बिल्कुल सिमिलर होता है स्टाइल के, जो कार्पेल के अंदर स्टाइल होती है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है, उसके बिल्कुल इक्वल होता है ट्राइकोगाइन। तो इस तरह से इसकी जो शेप है वो कार्पेल की तरह बन जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या लिया जाता है, कार्पोगोनियम। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ कार्पोगोनियम। अब अपने बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन की बात करें अगर अपने, तो यहां पर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। जो पॉलीसेफोनिया है वो मैराइन एल्गा है, तो वाटर के अंदर ये पाया जाता है। तो इस तरह से जो वाटर है वो अवेलेबल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो फर्टिलाइजेशन के लिए यहां पे जो वाटर है वो क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें जैसे मान लीजिए ये कार्पोगोनियम है, और इस कार्पोगोनियम के अंदर बिल्कुल एपेक्स पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको अपने नाम देते हैं ट्राइकोगाइन। तो ये है ट्राइकोगाइन, और इसके अंदर इस तरह से फीमेल न्यूक्लियस होता है, और इस तरह से साथ में ये एग होता है। तो इसको अपने नाम देंगे एग, जो कैसा है, हैप्लॉइड है। अब जो मेल गैमेट है जिसको अपने नाम देते हैं स्पर्मेशियम, तो स्पर्मेशियम जो है वो इस तरह से आता है। स्पर्मेशियम कैसा होता है, नॉन मोटाइल मेल गैमेट होता है। स्पर्मेशियम इस तरह से आता है और अटैच हो जाता है किसके साथ, ट्राइकोगाइन के साथ। इसको अपने नाम देते हैं स्पर्मेशियम। अब जो कॉन्टैक्ट वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है, और स्पर्मेशियम का जो मेल न्यूक्लियस है, स्पर्मेशियम कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। स्पर्मेशियम का जो मेल न्यूक्लियस है ये वाला, ये एंटर कर जाता है इस ट्राइकोगाइन के अंदर, और फाइनली जाके ये इस तरह से एग के अंदर एंटर कर जाता है, और एग का जो फीमेल न्यूक्लियस होता है एग के अंदर का, उसके साथ ये क्या कर देता है, फ्यूजन कर देता है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फाइनली इस तरह से जो कार्पेल है, कार्पोगोनियम जो है, उसके अंदर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो बन जाता है। इस तरह से जाइगोट का जो फॉर्मेशन है वो हो जाता है। तो इस तरह से एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, तो ये जाइगोट बन जाता है। और जो स्पर्मेशियम था वो इस तरह से एम्प्टी हो जाता है, कि उसके अंदर का जो न्यूक्लियस था वो एंटर कर गया यहाँ पे। तो इस तरह से ये न्यूक्लियस यहां से एंटर करता है, और फाइनली कहां पे पहुंच जाता है, एग तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनती है ये जाइगोट कहलाती है, और इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस कैसा होता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है पॉलीसाइफोनिया में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, तो मैंने आपको बताया था कि पॉलीसाइफोनिया में टोटल 3 जनरेशंस होती हैं, और इसमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है, जिसको अपने नाम देते हैं गैमेटोथैलस, और बाकी की जो 2 जनरेशंस हैं वो डिप्लॉइड होती हैं। तो जो 2 डिप्लॉइड जनरेशंस हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की वजह से ही बनती हैं। तो इसमें 2 जनरेशंस डेवलप होंगी जो डिप्लॉइड होंगी। एक का नाम है सिस्टोकार्प, या जिसको कार्पोस्पोरोफाइट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी जनरेशन होगी टेट्रास्पोरोफाइट।
तो यहां पर 3 मेन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस देखने को मिलते हैं और इन्हीं चेंजेस की वजह से 2 डिप्लॉयड जो जनरेशंस हैं वो पॉलीसिफोनिया में बनती हैं। तो कौन कौन से चेंजेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला चेंजेस में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिलियरी सेल। तो यहां पर एक स्पेसिफिक टाइप की सेल का फॉर्मेशन होगा जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलियरी सेल। उसके बाद इसी सेल से फॉर्मेशन होगा जो पहली डिप्लॉयड जनरेशन है जिसको अपने नाम देते हैं सिस्टोकार्प। तो दूसरा स्टेप इसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिस्टोकार्प। या फिर सिस्टोकार्प को एक और नाम दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। तो इसको कार्पोस्पोरोफाइट के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड जो स्टेप होगा या थर्ड जो चेंज होगा उससे सेकंड जो डिप्लॉयड जनरेशन है उसका फॉर्मेशन होगा और उसको अपने बोलते हैं टेट्रास्पोरोफाइट। तो थर्ड स्टेप इसमें रहेगा फॉर्मेशन ऑफ टेट्रास्पोरोफाइट। तो ये भी एक डिप्लॉयड जनरेशन है या डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है। तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिलरी सेल का। तो ऑक्सिलरी सेल का जो फॉर्मेशन है वो कार्पोगोनियल ब्रांच या फर्टाइल ब्रांच से ही होता है। तो कैसे उसका फॉर्मेशन होता है वो हम लोग देखेंगे यहां पे। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिलियरी सेल, तो जैसे मान लीजिए ये एक पेरीसेंट्रल साइफन की सेल है जिसको हम नाम देते हैं पेरीसेंट्रल सेल। तो इस तरह से ये एक पेरीसेंट्रल सेल है। इस सेल पर जो कार्पोगोनियल ब्रांच है या फर्टाइल ब्रांच है वो प्रेजेंट होगी। तो इस तरह से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा इस ब्रांच की जो सेल्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। इस तरह से और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स इन सेल्स को जोड़ने का काम करता है। जो एपिकल सेल होगी इसके एपेक्स पर जो कार्पोगोनियम है वो प्रेजेंट होगी जिसके अंदर जाइगोटिक न्यूक्लियस होता है। जाइगोटिक न्यूक्लियस मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो न्यूक्लियस बनता है उसको अपने नाम देते हैं जाइगोटिक न्यूक्लियस। तो इस तरह से ये कार्पोगोनियम है आफ्टर फर्टिलाइजेशन और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसको नाम दिया जाता है जाइगोटिक न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉयड है। और ये जो ब्रांच है इसको अपने नाम देते हैं कार्पोगोनियल ब्रांच। तो ये कार्पोगोनियल ब्रांच है या फर्टाइल ब्रांच है। अब जो पेरीसेंट्रल सेल है उसके बिल्कुल पास वाली जो कार्पोगोनियल ब्रांच की सेल होती है उसको नाम दिया जाता है सपोर्टिंग सेल। तो इसको सपोर्टिंग सेल के नाम से जाना जाता है। इस सपोर्टिंग सेल से एक आउटग्रोथ डेवलप होती है इस तरह से और इस आउटग्रोथ को नाम दिया जाता है ऑक्सिलियरी इनिशियल, क्योंकि इससे आगे चलकर ऑक्सिलियरी सेल का फॉर्मेशन होना है इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सिलियरी इनिशियल। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ये प्रोसेस होता है। उसके बाद
जो सेकंड स्टेप है उसमें इस तरह से ये पेरीसेंट्रल सेल है और इस पेरीसेंट्रल सेल से कार्पोगोनियल ब्रांच जो है वो डेवलप हुई है। तो कार्पोगोनियल ब्रांच की सेल्स इस तरह से जुड़ी हुई रहती हैं एक दूसरे के साथ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा। और पेरीसेंट्रल सेल जो है उसके बिल्कुल पास वाली जो सेल है ये सपोर्टिंग सेल कहलाती है। इस सपोर्टिंग सेल से एक आउटग्रोथ डेवलप हुई है जिसको अपने नाम देते हैं ऑक्सिलियरी इनिशियल। और जो एपिकल सेल है इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ कार्पोगोनियम प्रेजेंट है। अब होता क्या है, इस कार्पोगोनियम के अंदर जो जाइगोटिक न्यूक्लियस है वो माइटोटिक डिवीजन करता है और माइटोसिस करके वो क्या करता है, दो न्यूक्लियस बना लेता है इस तरह से। तो इस तरह से माइटोसिस होने से दो जाइगोटिक न्यूक्लियस जो है वो इस कार्पोगोनियम के अंदर बन जाते हैं। तो ये जाइगोटिक न्यूक्लियाई कहलाते हैं। अब ये जाइगोटिक न्यूक्लियाई कैसे हैं, डिप्लॉइड हैं दोनों के दोनों, क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन है अब कहां से कैसे हुआ है, माइटोसिस के द्वारा हुआ है। तो जाइगोटिक न्यूक्लियाई नंबर इनका 2 है और ये कैसे हैं, डिप्लॉइड नेचर के हैं। अब होता क्या है, ये जो ऑक्सिलरी इनिशियल है या हम कह सकते हैं कि ये जो कार्बोगोनियम है, इस कार्बोगोनियम से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है इस तरह से। और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पैरेलल चलती है कार्पोगोनियल फिलामेंट के या कार्पोगोनियल ब्रांच के, और इस तरह से ऑक्सिलरी इनिशियल से ये जुड़ जाती है और इधर कार्पोगोनियम से जुड़ जाती है। और इस फिलामेंट को बोला जाता है ऊब्लास्ट। तो इसके लिए नाम क्या दिया जाता है, ऊब्लास्ट। और ये है कार्पोगोनियल ब्रांच। अब ये जो दोनों के दोनों जाइगोटिक न्यूक्लियाई हैं, इनमें से जो एक जाइगोटिक न्यूक्लियाई है वो क्या करता है, यहां से इस ऊब्लास्ट के अंदर एंटर कर जाता है और एंटर करने के बाद ये इस तरह से आगे मूव करता जाता है और फाइनली ये कहां पहुंच जाता है, इस ऑक्सिलरी इनिशियल के अंदर पहुंच जाता है, जिसको अपने नेक्स्ट डायग्राम में शो करेंगे। अब थर्ड स्टेप में जो एक जाइगोटिक न्यूक्लियस है वो एंटर कर जाता है ऑक्सिलरी इनिशियल के अंदर और इस तरह से एक ऑक्सिलरी सेल का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये सेल है जिसको अपने पेरीसेंट्रल सेल बोलते हैं, और इस पेरीसेंट्रल सेल से ही जो कार्पोगोनियल ब्रांच है वो डेवलप होगी। तो इस तरह से कार्पोगोनियल ब्रांच की जो सेल्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा। और इस कार्पोगोनियल ब्रांच के एपेक्स पर कार्पोगोनियम प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से यहां पे ये कार्पोगोनियम है और ये जो पेरीसेंट्रल सेल है इसके बिल्कुल साथ वाली जो सेल है वो कहलाती है सपोर्टिंग सेल। और इस सपोर्टिंग सेल से इस तरह से जो
ऑक्सिलियरी इनिशियल थी वो डेवलप हुई थी, और ये दोनों की दोनों जो ऑक्सिलियरी इनिशियल और कार्पोगोनियम जो है ये आपस में इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा अटैच हुई थी, जिसको अपने बोला था ऊब्लास्ट। तो ये ऊब्लास्ट है जो इन दोनों को अटैच कर रहा है। तो इस तरह से जो एक जाइगोटिक न्यूक्लियस है वो इस ऑक्सिलियरी इनिशियल में आ जाता है, और एक जो जाइगोटिक न्यूक्लियस है वो कार्पोगोनियम के अंदर ही रहता है। तो इस तरह से जो सेल बनती है इसको अपने बोलते हैं ऑक्सिलियरी सेल। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है ऑक्सिलियरी सेल का। इसी ऑक्सिलियरी सेल से अब आगे फॉर्मेशन होना है एक डिप्लॉइड जनरेशन का, जिसको अपने नाम देते हैं सिस्टोकार्प। तो जो सेकंड स्टेप है या सेकंड जो चेंज है फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाला, वो है फॉर्मेशन ऑफ सिस्टोकार्प, या फिर इसको नाम दिया जाता है कार्पोस्पोरोफाइट। इसको सिस्टोकार्प क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो जनरेशन है वो सिस्ट की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसको सिस्टोकार्प बोलते हैं। और इसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप के डिप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें कार्पोस्पोर्स कहा जाता है, इसीलिए इस सिस्टोकार्प को कार्पोस्पोरोफाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो सिस्टोकार्प या कार्पोस्पोरोफाइट जो है उसका डेवलपमेंट किससे होगा? ऑक्सिलियरी सेल से होगा। अब जो ऑक्सिलियरी सेल है इसकी आउटर सरफेस पर 4 to 5 आउटग्रोथ्स डेवलप होती हैं, जिनको गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स कहा जाता है। इन्हीं गोनिमोब्लास्ट इनिशियल से 4 to 5 गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स डेवलप होते हैं, और हर एक गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट जो है उसके एपेक्स पर एक कार्पोस्पोरेंजियम डेवलप होती है, जिसके अंदर एक डिप्लॉइड कार्पोस्पोर डेवलप होता है। तो इस तरह से पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है वो सिस्ट की तरह बन जाती है, जिसको अपने बोलते हैं सिस्टोकार्प या कार्पोस्पोरोफाइट। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक सपोर्टिंग सेल है, और इस सपोर्टिंग सेल पर ऊपर की तरफ ऑक्सिलियरी सेल जो है वो प्रेजेंट है इस तरह से। जैसे ये मान लीजिए ऑक्सिलियरी सेल है, और इसके अंदर एक डिप्लॉइड जाइगोटिक न्यूक्लियस होता है। अब इसकी सरफेस पर आउटग्रोथ्स डेवलप होती हैं 4 to 5। जैसे मान लीजिए 4 आउटग्रोथ्स हम लोग यहां पे शो कर रहे हैं। इन आउटग्रोथ्स को बोलते हैं गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है, गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स बोलते हैं इनको। और ये जो सेल आपको दिख रही है इसको अपने बोलते हैं ऑक्सिलियरी सेल। इन्हीं गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट से, इन्हीं गोनिमोब्लास्ट इनिशियल से गोनिमोब्लास्ट जो फिलामेंट्स हैं वो डेवलप होते हैं, और फाइनली जो है वो इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। तो पूरी स्ट्रक्चर किस टाइप से दिखाई देती है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सपोर्टिंग सेल है, और इस सपोर्टिंग सेल से ऊपर की तरफ डेवलप होती है ऑक्सिलियरी सेल। ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं जो साइड में शो हो रहे हैं। तो इस तरह से यहां से एक जो ऑक्सिलियरी सेल है वो यहां पे प्रेजेंट है, और इसके अंदर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है जिसको अपने जाइगोटिक न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जाइगोटिक न्यूक्लियस माइटोटिक डिविजन्स करता है, और माइटोटिक डिविजन्स करके ये एंटर कर जाता है गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स के अंदर इस तरह से। तो हर एक गोनिमोब्लास्ट इनिशियल जो है वो कैसी होती है? डिप्लॉइड सेल होती है। अब इन्हीं गोनिमोब्लास्ट इनिशियल से गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स डेवलप होने हैं। तो इस तरह से टोटल 4 गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स हैं, तो टोटल 4 ही आपको क्या बनाने हैं? यहाँ पे गोनिमोब्लास्ट
फिलामेंट्स बनाने हैं 4। और हर एक जो सेल है गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट की, वो कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, क्योंकि उसमें जाइगोटिक न्यूक्लियस की एक कॉपी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये टोटल 4 यहां पे गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स हैं, और हर एक फिलामेंट के अंदर आपको एक जाइगोटिक न्यूक्लियस जो है वो देखने को मिलता है। माइटोटिक डिविजन्स के द्वारा ये जो जाइगोटिक न्यूक्लियस है अपना नंबर इंक्रीज करता है, और इन न्यूक्लियाई को ये इन सेल्स के अंदर भेजता है। तो ये 4 गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स हैं। अब हर एक फिलामेंट जो है उसकी जो एपिकल सेल है वो इस तरह से स्वोलन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, और इस स्वोलन स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं कार्पोस्पोरेंजियम। तो टोटल 4 कार्पोस्पोरेंजियम जो है वो यहां पे दिखाई देंगे आपको, और हर एक जो कार्पोस्पोरेंजियम है उसके अंदर एक सिंगल कार्पोस्पोर जो है वो आपको दिखाई देगा, जिसका न्यूक्लियस कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। तो इस तरह से ये कार्पोस्पोर है जो कि हर एक कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट है। तो ये 4 स्वोलन स्ट्रक्चर्स, ये 4 कार्पोस्पोरेंजिया हैं, और हर एक कार्पोस्पोरेंजियम में एक डिप्लॉयड कार्पोस्पोर प्रेजेंट है। अब ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है वो कवर्ड होती है एक कवरिंग के द्वारा, और उस कवरिंग को नाम दिया जाता है पेरिडियम। और ये पेरिडियम इस तरह से जो सपोर्टिंग सेल है उसके साथ आके अटैच हो जाती है। तो इस तरह से एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। कवरिंग की बात करें तो इसमें भी इस तरह से ट्यूब लाइक सेल्स जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा, और एक कवरिंग बन जाती है जिसको अपने नाम देते हैं पेरिडियम। तो इस तरह से एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन यहां पे हो जाता है। तो ये कवरिंग जो है इस पूरी की पूरी सिस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो मैकेनिकल इंजरी हो सकती है बाहर से उससे, तो आउटर एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है, तो उस चेंज से बचाने के लिए ही ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये प्रेजेंट होती है सिस्ट के चारों ओर या सिस्टोकार्प के चारों ओर। तो इसलिए इसको बोला जाता है सिस्टोकार्प या कार्पोस्पोरोफाइट। अब ये जो सेल्स हैं ये आपस में अटैच रहती हैं इस तरह से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा, और एक कंप्लीट कवरिंग जो है ये बना देती हैं। लेबलिंग करें तो सबसे बाहर की तरफ जो कवरिंग है इसको अपने बोलते हैं पेरिडियम। तो ये है पेरिडियम, और सबसे नीचे की तरफ जो सेल आपको दिख रही है इसको अपने नाम देते हैं सपोर्टिंग सेल। और ये जो सेल आपको दिख रही है इसको अपने नाम देते हैं ऑक्सिलियरी सेल। इसी सेल से डेवलप हुए हैं गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स। तो ये जो फिलामेंट आपको दिख रहा है इसको अपने बोलते हैं गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट। गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट, टोटल 4 फिलामेंट्स दिख रहे होंगे आपको, 4 हो सकते हैं या 5 या 6 हो सकते हैं ये। और इसके बिल्कुल एपेक्स पर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है उसको बोलते हैं कार्पोस्पोरेंजियम। तो ये है कार्पोस्पोरेंजियम।
और इसके अंदर एक सिंगल कार्पोस्पोर प्रेजेंट होता है। तो ये कार्पोस्पोर है जो कैसा होता है, डिप्लॉइड नेचर का होता है। ये जो पेरिडियम है इसको पेरिकार्प के नाम से भी जानते हैं अपने। और पेरिडियम या पेरिकार्प की हर एक सेल कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। सपोर्टिंग सेल कैसी है, हैप्लॉइड है। जो ऑक्सिलरी सेल है ये कैसी होती है, डिप्लॉइड नेचर की होती है। उसी तरह से गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट की हर एक सेल कैसी होती है, डिप्लॉइड नेचर की होती है। कॉर्पोस्पोरेंजियम कैसी होती है, डिप्लॉइड नेचर की होती है। और जो कार्पोस्पोर है ये भी कैसा है, डिप्लॉइड है। इस सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर की तरफ एक ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग को बोला जाता है ऑस्टियोल। इसी ऑस्टियोल से जो कार्पोस्पोर्स हैं वो बाहर आते हैं और उसके बाद इनके जर्मिनेशन से एक नई जनरेशन या नई प्लांट बॉडी बनती है जिसको अपने नाम देते हैं टेट्रास्पोरोफाइट। तो अगर अपने एक कार्पोस्पोर की स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। ये एक कार्पोस्पोर है और इसके अंदर एक जाइगोटिक न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है और बाकी इसका क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो ये है एक कार्पोस्पोर। कैसा है ये, डिप्लॉइड नेचर का होता है और ये इसकी वॉल हो जाएगी और ये इसका न्यूक्लियस हो जाएगा। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर होती है कार्पोस्पोर की और इस कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन से ही फॉर्मेशन होता है एक डिप्लॉइड प्लांट बॉडी का जिसको अपने बोलते हैं टेट्रास्पोरोफाइट। तो इस तरह से ये कार्पोस्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होकर ये क्या बनाएगा, टेट्रास्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा जो कि एक डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है। तो टेट्रास्पोरोफाइट। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ टेट्रास्पोरोफाइट। तो मैंने अभी आपको बताया कि कार्पोस्पोर का जब जर्मिनेशन होता है तो टेट्रास्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। टेट्रास्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड जनरेशन है या डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल गैमेटोथैलस की तरह ही होती है जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है पॉलीसाइफोनिया में। तो दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है। सेंटर में क्या होगा, सेंट्रल साइफन होगा और उसके चारों ओर क्या होंगे, पेरीसेंट्रल साइफन्स होते हैं। तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर रहती है जैसे कि गैमेटोथैलस की स्ट्रक्चर होती है। तो इस तरह से जो कार्पोस्पोर है जो कि कैसा होता है, डिप्लॉइड नेचर का होता है और इस डिप्लॉइड कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन से जो प्लांट बॉडी बनती है उसको अपने नाम देते हैं टेट्रास्पोरोफाइट। अब इसको टेट्रास्पोरोफाइट ही क्यों बोलते हैं तो इसकी बात अपने आगे करेंगे। फिलहाल इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो टेट्रास्पोरोफाइट की जो स्ट्रक्चर है, ये जो प्लांट बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम होती है, सिमिलर होती है गैमेटोथैलस की स्ट्रक्चर की। तो बिल्कुल सेंटर में आप लोग क्या करोगे, इसमें सेंट्रल साइफन बनाओगे। तो सेंट्रल साइफन की जो सेल्स हैं वो कंपैरेटिवली कैसी होती हैं, लार्ज साइज की होती हैं इस तरह से। और सेंट्रल साइफन की जो सेल्स हैं वो आपस में अटैच्ड रहती हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा। इस तरह से ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं जो सेल्स को आपस में अटैच करने का काम करती हैं। इस सेंट्रल साइफन के पेरिफेरी पे जो सेल्स हैं वो कहलाती हैं पेरीसेंट्रल सेल्स। तो पेरीसेंट्रल साइफन की सेल्स जो हैं वो कंपैरेटिवली क्या होती हैं, स्मॉल साइज की होती हैं और ये जो सेल्स हैं वो भी आपस में जुड़ी हुई रहती हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये जो सेल्स हैं वो आपस में इस तरह से जुड़ी हुई हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा। अब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स जो हैं वो पेरीसेंट्रल साइफन की सेल्स को सेंट्रल साइफन की सेल्स के साथ जोड़ने का काम करते हैं। इस तरह से इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है
और मैकेनिकल इंजरी का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इस प्लांट बॉडी के ऊपर। इसी टाइप का पेरीसेंट्रल साइफन जो है वो इस तरफ शो करना है। वैसे तो इस सेंट्रल साइफन के चारों तरफ ही जो पेरीसेंट्रल साइफन है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम लोग बोर्ड पे डायग्राम बना रहे हैं, इस वजह से हम लोग सिर्फ दोनों तरफ ही जो पेरीसेंट्रल साइफन है उसको शो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सेल्स हैं वो आपस में अटैच्ड हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा, और पेरीसेंट्रल साइफन जो है वो सेंट्रल साइफन के साथ इस तरह से अटैच्ड होता है, जो इसको और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। लेबलिंग कर लेते हैं। बिल्कुल सेंटर में जो साइफन आपको दिख रहा है इसको अपने बोलते हैं सेंट्रल साइफन। तो ये जो साइफन है ये है सेंट्रल साइफन। और पेरिफेरी पे जो साइफन होता है इसको नाम दिया जाता है पेरीसेंट्रल साइफन। तो ये स्ट्रक्चर होती है टेट्रास्पोरोफाइट की। तो ये है एक टेट्रास्पोरोफाइट जो कैसा होता है, एक डिप्लॉयड नेचर की जनरेशन है। अब इस टेट्रास्पोरोफाइट से फिर आगे जो हैप्लॉइड जनरेशन है जिसको गैमेटोथैलस नाम देते हैं अपने, वो डेवलप होती है। अब वो कैसे डेवलप होगी, तो ये जो टेट्रास्पोरोफाइट है इसकी जो पेरीसेंट्रल साइफन की सेल्स होती हैं वो स्पोरेंजियम की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये वाली जो सेल्स आपको दिख रही हैं ये स्पोरेंजियम की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगी, और हर एक स्पोरेंजियम में एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, या हर एक जो स्पोरेंजियम है वो एक डिप्लॉयड नेचर की होती है। तो इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होने से एक स्पोर टेट्राड बन जाएगा। मतलब टोटल 4 स्पोर्स बनेंगे जो एक टेट्राड की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से इनमें मियोसिस होने से स्पोर टेट्राड्स बन जाते हैं। और ये जो स्पोर टेट्राड्स हैं वो किस नेचर के होते हैं, या उनकी जो शेप है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल शेप्ड। तो टेट्राहेड्रल शेप जो है उसको किस तरह से शो किया जाता है, उसको इस तरह से शो करते हैं अपने 3 जो सेल्स हैं वो हमें इस तरफ दिखाई देती हैं, और एक सेल जो है वो इनके बैक साइड रहती है। तो इस टाइप की जो शेप होती है स्पोर टेट्राड की वो टेट्राहेड्रल शेप कहलाती है। तो इस तरह से स्पोर टेट्राड टेट्राहेड्रल शेप है, और स्पोर टेट्राड की जो हर एक सेल होती है उसको टेट्रास्पोर कहा जाता है। तो टेट्रास्पोर जो वर्ड है ये कहां से आया है, स्पोर टेट्राड से आया है, क्योंकि जो स्पोर टेट्राड की जो शेप है वो कैसी है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल शेप्ड है। तो स्पोर का नाम क्या है, टेट्रास्पोर, और इसीलिए इस जनरेशन का या इस प्लांट बॉडी का नाम क्या पड़ गया, टेट्रास्पोरोफाइट। तो टेट्रास्पोर्स को बियर करने वाला जो प्लांट बॉडी है या जनरेशन है उसको अपने टेट्रास्पोरोफाइट बोल देते हैं। तो इस तरह से लेबलिंग कर लेते हैं। ये स्पोरेंजिया कहलाती हैं, इनको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिया। और हर एक टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर क्या है, एक स्पोर टेट्राड है, ये है स्पोर टेट्राड। और स्पोर टेट्राड की जो शेप है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल शेप्ड होता है ये। तो टेट्राहेड्रल शेप्ड स्पोर टेट्राड जो है वो हमें देखने को मिलता है यहां पे। और अगर अपने एक स्पोर टेट्राड लें, जैसे मान लीजिए ये एक स्पोर टेट्राड है, तो उसमें 3 सेल्स जो हैं वो हमें इस तरफ दिखाई देती हैं, आप देख सकते हो यहां पे। इसको बोलेंगे अपने स्पोर टेट्राड। ये जो स्पोर टेट्राड है इसके अगर
स्पोर्स को सेपरेट कर लें तो हमें इस टाइप के दिखाई देंगे। दो जो स्पोर्स हैं वो इस तरह से पॉजिटिव टाइप के होंगे और दो जो स्पोर्स हैं वो इस तरह से नेगेटिव टाइप के होंगे। अब चारों स्पोर्स को, स्पोर टेट्राड के जो चारों स्पोर्स हैं उनको हमने सेपरेट कर लिया है। तो ये कैसे होते हैं? नेगेटिव टाइप के होते हैं। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है टेट्रास्पोर्स। तो ये टोटल 4 टेट्रास्पोर्स हैं यहां पे। तो ये टेट्रास्पोर्स हैं और ये टेट्रास्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड नेचर के होते हैं क्योंकि मेयोसिस से इनका फॉर्मेशन हुआ है। अब जो प्लस वाले टेट्रास्पोर्स हैं इनसे आगे चलकर मेल फिलामेंट का फॉर्मेशन होगा या मेल गैमेटोथैलस का फॉर्मेशन होगा। तो पॉलीसाइफोनिया में मेल फिलामेंट और फीमेल फिलामेंट मैंने बताया था आपको। तो मेल गैमेटोफाइट जो है वो इससे बन जाएगा। और जो माइनस टाइप के टेट्रास्पोर्स हैं इनसे फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो फीमेल गैमेटोथैलस का जो फॉर्मेशन है वो इससे होता है।